ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार इस्तीफे पर दिया बयान। कहा, जेनजी को भटकाने की कोशिश हुई, मेरे लिए पद नहीं था जरूरी। पीएम मोदी से चर्चा के बाद दिया इस्तीफा। झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी। रांची में छात्रों और राज्य सरकार के बीच आज तीसरे दौर की होगी बातचीत। दोपहर 12 बजे होगी बात। जेपीएससी जेएसएससी धांधली के खिलाफ आंदोलन। छात्रों के समर्थन में जेएलकेएम नेता जयराम महतो का निर्जला व्रत। विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी आरएसएस और अडानी के सिस्टम को अब खत्म, टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी ने सबसे पहले उठाई जेनजी की आवाज। बीजेपी सरकार की रुकावटें डालने की कोशिश के बाद भी सफल रहा कार्यक्रम। सीजेआई सूर्यकांत की अहम टिप्पणी। कहा, संवाद से शुरू होती है न्याय तक पहुंच, सम्मान और सबको साथ लेकर चलना जरूरी। आरक्षण पर रार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती। कहा, जातिगत भेदभाव मिटाएं। कोर्ट में लंबित मामलों को घटाने की बड़ी तैयारी। 4 हाई कोर्ट में 30 नए जजों की नियुक्ति। कलकत्ता में 8, कर्नाटक में 6 और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1 जज की हुई नियुक्ति। असम में बाढ़ से मची तबाही। बाढ़ के चलते जान जाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 99। 1.47 लाख लोग अब भी प्रभावित। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे को किया गया सुपुर्दे खाक। फूट फूट कर रोए तीनों भाई। 6 अगस्त को प्रयागराज से झांसी जाते समय सड़क हादसे में आवान की गई थी जान। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का जारी किया पहला वीडियो। शरीर पर खरोच तक नहीं। बीते दिन इजराइल ने किया था गंभीर हालत में होने का दावा। अमेरिका को सुधरना होगा। होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने रख दी डिमांड की पूरी लिस्ट। कहा, पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे युद्ध ही क्यों ना हो। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के इस्लामिक नेटो में शामिल होगा एक और मुस्लिम देश। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने मिस्र को शामिल करने की दी जानकारी। इजराइल की बढ़ सकती है चिंता। शेख हसीना कार्ड और बांग्लादेश से रिश्ते एक दूसरे के उलट। बांग्लादेशी गृह मंत्री अहमद का भारत को सीधा अल्टीमेटम। पूर्व पीएम की नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भड़का ढाका। कोसोवो की संसद में हंगामा। विपक्षी सांसद ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुर्सी पर फेंके अंडे। शर्म करो के लगाए नारे। नई संसद के गठन के लिए चल रही बैठक में बवाल। महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के फैसले के बाद बढ़े दाम। नई दरें 11 अगस्त से लागू। यूपी महाराष्ट्र की कंपनियों से लाइसेंस छिने। 2 कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। एफएसएसएआई ने कहा, सुधारात्मक उपयोग करने तक लाइसेंस रहेगा निलंबित। अमेरिका के नए टैरिफ बिल से भारत में चिंता। ईईपीसी इंडिया नामक औद्योगिक संगठन ने गंभीर नतीजों की दी चेतावनी। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। आम जनता के लिए यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेगा। बढ़ते विवाद पर केंद्र सरकार ने दी सफाई। हालांकि बड़े कारोबारी लेन देन पर एमडीआर लागू करने की संभावनाओं को नहीं किया खारिज। फ्लिपकार्ट मिनट्स में गॉरमेट सेगमेंट की एंट्री। प्राइवेट लेबल पीवाईकेडी के साथ बेचेगी प्रीमियम सामान। अब महंगे उत्पादों पर ध्यान दे रही है कंपनी।
आदाब, मैं हूं माजिद सिद्दीकी। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएं। जश्न आज़ादी यानी स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त 2026 शनिचर के दिन नए भारत का जश्न बड़ी धूमधाम से हंजर नगर वेलफेयर सोसाइटी के करता धरता मिस्टर इमरान पप्पू, उनके साथ सोसाइटीज़ के मेम्बरान लगातार 30 सालों से 15 अगस्त यौम आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं। शम्स भाई, बाबू भाई, सप्पू भाई, मन्नू भाई, मकबूल भाई आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। याद रखिए, शनिचर ठीक सुबह 9 बजे अपने दोस्तों, किराएदारों, पड़ोसियों और प्यारे बच्चों को साथ लेकर हंजर नगर ईस्ट डी बिल्डिंग के सामने आइएगा। 80 साल आज़ादी का जश्न हम सब मिलकर मनाएंगे। यहाँ एकता में अनेकता का सबूत पेश करेंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, हमेशा प्यार से एक दूसरे के दुख को समझते हैं। यही हम सबको मरने और जीने का सहारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद। भारत माता कसम हमें है तेरी, कसम हमें है तेरी। भारत माता कसम हमें है तेरी, कसम हमें है तेरी। अब न करेंगे इतनी सी भी देरी, अब न सहेंगे इतना भी अन्याय। जान भी अगर जाए तो जाए चली जाए। भारत माता कसम हमें है तेरी, कसम हमें है तेरी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी तक हाल के दिनों में इन विपक्षी दलों में बड़ी टूट देखी गई, जिसे लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। विपक्ष जहां इन बागी सांसदों की सदस्यता खारिज करने की मांग कर रहा है, वहीं पीएम मोदी इनके साथ बैठकें कर रहे हैं, जिस पर अब विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा और पीएम मोदी की बैठक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की बागियों के साथ हुई नाश्ता बैठक पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। बातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब पीएम मोदी गद्दारों से क्यों मिले। इतना ही नहीं, अंदर का मैसेज बाहर क्यों आया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बंद दरवाजों के पीछे बातचीत हुई तो ये मैसेज बाहर आने का कारण क्या है? कौन मैसेज देना चाहता है? डरो मत का ये मैसेज किसके लिए है? शाह, फडणवीस या कोर्ट के लिए? क्या मोदी अब नए स्वामी बन गए हैं? मोदी प्रोटेस्टर या स्टूडेंट से नहीं मिलते बल्कि देशद्रोहियों से मिलते हैं। वो बेशर्मी से सिर्फ देशद्रोहियों से ही नहीं मिलते, वो बेशर्मी से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौरतलब है कि उद्धव गुट ने लोकसभा स्पीकर की तरफ से पार्टी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होने को मान्यता देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण शिंदे टेंशन में है। शिंदे पहले अमित शाह से मिलते थे, अब वो मोदी से मिल रहे हैं। जब शाह यहाँ होते हैं तो वो मोदी से मिलते हैं। उद्धव के इन कड़े तेवरों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिसीमन बिल को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार तमिलनाडु से जो तस्वीरें सामने आई उसने राजनीतिक टकराव को साफ कर दिया। खबर है कि सरकार मानसून सत्र के बाद अगस्त के मध्य में संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान परिसीमन बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार की ये कोशिश भी कामयाब हो पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने अभी से ही मोदी सरकार को हराने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में 8 अगस्त को तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी टीवीके ने परिसीमन बिल पर चर्चा
के लिए ऑल पार्टी सांसद बैठक बुलाई, जिसके बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अगर परिसीमन बिल संसद में लाती है तो एक बार फिर वो फेल हो जाएगी, क्योंकि सीएम विजय की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में डीएमके और एआईएडीएमके ने जरूर दूरी बनाई, लेकिन तमिलनाडु की अधिकांश पार्टियां इसमें शामिल हुई। डीएमके ने भी साफ कर दिया कि परिसीमन के मुद्दे पर उसका रुख पहले से तय है। पार्टी की ओर से एमके कनिमोझी ने सवाल उठाया कि जब पहले ही सर्वदलीय बैठकों में प्रस्ताव पारित हो चुके हैं और सभी दल अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, तो फिर दोबारा बैठक बुलाने की जरूरत क्या है? क्या सरकार चाहती है कि राजनीतिक दल अपना पुराना फैसला बदल दे? दरअसल परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों के लिए बेहद संवेदनशील है। पहले भी दक्षिण के कई दल इसके संभावित असर को लेकर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में अब टीवीके की बैठक का डीएमके और एआईएडीएमके का बहिष्कार बताता है कि परिसीमन पर राजनीतिक टकराव अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। अतीक की कब्र के ठीक बगल में बेटे अबान को सुपुर्दे खाक किया गया। अबान के आखिरी सफर में 4 साल बाद तीनों भाई एक साथ नजर आए। जनाजे को अली, उमर और एहजम ने कंधा दिया और जब मिट्टी दी गई तो तीनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। 4 साल बाद 3 भाई एक साथ तो दिखाई दिए, लेकिन मौका खुशी का नहीं था, बल्कि अपने छोटे भाई अबान को आखिरी विदाई देने का था। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्दे खाक करने के बाद अली, उमर और एहजम एक दूसरे से गले मिले और फिर फूट फूट कर बिलख बिलख कर रो पड़े। सामने आए वीडियो में अली अपने छोटे भाई एहजम को संभालते और हौसला देते नजर आए। 4 साल में ये पहला मौका था जब तीनों भाई एक साथ थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि इस मुलाकात की वजह ने पूरे परिवार को गम में डुबो दिया। अबान के अंतिम सफर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें तीनों भाई मिलकर उसे कंधा देते नजर आए। कब्रिस्तान के बाहर नमाज अदा करने के बाद अबान के शव को अली, उमर और एहजम ने कंधा दिया और कब्र तक लेकर गए। इसके बाद अबान को उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग अबान की अंतिम विदाई में पहुंचे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। हालात उस वक्त बिगड़ते नजर आए जब कुछ लोग बैरिकेडिंग पार कर कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाया और सुरक्षा व्यवस्था को भी संभाला। अबान के जनाजे में उसके भाई अली और उमर का पहुंचना भी इस पूरी कहानी का अहम हिस्सा रहा। दोनों अलग अलग जेलों में बंद हैं। हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद उन्हें भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिली। कड़ी सुरक्षा के बीच अली को झांसी जेल और उमर को लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया गया। पुलिस की सुरक्षा कितनी सख्त थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अली को लाने वाली पुलिस वैन पर पर्दे लगाए गए थे। वहीं उमर को भी कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया। दोनों को एक साथ वैन से बाहर निकाला गया और बाहर आते ही दोनों भाई एक दूसरे से गले मिल गए। इसके बाद दोनों ने नमाज अदा की और परिवार के लोगों से मुलाकात की। हाईकोर्ट की अनुमति के मुताबिक मुलाकात का दायरा सीमित रखा गया था। पुलिस की निगरानी में परिवार से मुलाकात के बाद दोनों भाइयों को वापस जेल ले जाया गया। लेकिन सबसे भावुक तस्वीरें अबान को मिट्टी देने के बाद सामने आई। तीनों भाई अली, उमर और एहजम एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे नजर आए। कुछ पल तक तीनों एक साथ खड़े रहे, फिर एक दूसरे से गले लगकर बिलख बिलख कर रो पड़े। वीडियो में अली अपने छोटे भाई एहजम को संभालते दिखाई दिया। वहीं अली और उमर एक बच्चे को गोद में लेकर दुलार करते नजर आए। इन तस्वीरों में एक तरफ भाई को खोने का गम था तो दूसरी ओर 4 साल बाद भाइयों के एक साथ आने का भावुक पल। अबान की मौत गुरुवार को एक सड़क हादसे में हुई थी। जानकारी के मुताबिक वो झांसी में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था। कार में उसके साथ कुछ दोस्त भी थे। हाईवे पर एक जानवर को बचाने की कोशिश के दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अबान और उसके एक दोस्त की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए। इसके बाद अबान का शव झांसी से प्रयागराज लाया गया। शनिवार को कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया गया। इसी कब्रिस्तान में परिवार के दूसरे सदस्यों की कब्रें भी मौजूद हैं।
बता दें आपको, अबान की आखिरी विदाई में उसकी मां शाइस्ता परवीन मौजूद नहीं थी। शाइस्ता 2023 से फरार बताई जाती है। अबान के अंतिम संस्कार के दौरान भी पुलिस की भारी मौजूदगी रही और परिवार के अलावा दूसरे लोगों की आवाजाही को कंट्रोल किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उन तस्वीरों की हो रही है जिनमें 4 साल बाद तीनों भाई एक साथ नजर आए हैं। लेकिन ये मिलन किसी खुशी के मौके पर नहीं था। एक भाई को खोने के बाद दूसरे भाइयों का ये गले लगना उस परिवार के दर्द को बयां कर रहा था। अबान का आखिरी सफर पूरा हो गया है, लेकिन उसकी अंतिम विदाई की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। कड़ी सुरक्षा, हजारों की भीड़ और 4 साल बाद भाइयों की मुलाकात इस पूरे घटनाक्रम को भावुक बना गई। क्या चैट जीपीटी आपकी प्राइवेसी लीक कर रहा है? अगर आप भी चैट जीपीटी पर अपने डेटा शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे जवाब मांगते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। कुछ साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हमारी बातों को समझेगा और उसी अंदाज में जवाब भी देगा। लेकिन आज चैट जीपीटी जैसे टूल हमारे रोजमर्रा के कामों का अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे ईमेल लिखना हो, कोई सवाल पूछना हो या कंटेंट तैयार करना हो, ये टूल हर जगह मददगार साबित हो रहे हैं। ओपन एआई के इस एआई टूल का इस्तेमाल अब दुनिया भर में करीब 18 करोड़ लोग कर रहे हैं। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा यूजर बेस है। हालांकि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी सुरक्षा और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज बात करेंगे कि चैट जीपीटी कितना सेफ है। साथ ही जानेंगे कि क्या चैट जीपीटी से डेटा लीक हो सकता है, चैट जीपीटी पर किस तरह की जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। चैट जीपीटी 2 तरह के डेटा स्टोर करता है। पहली वो जानकारी जो अपने आप सिस्टम के जरिए इकट्ठा होती है, जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से हो रहा है, आप कौन सा ब्राउजर या फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने कब और कितनी बार चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है। दूसरी वो जानकारी जो आप खुद चैट में देते हैं, जैसे आपका नाम, ईमेल या जो भी सवाल और बातें आप चैट जीपीटी को बताते हैं। ये सब डेटा ओपन एआई अपने सिस्टम को बेहतर बनाने और आपको इच्छा अनुभव देने के लिए रखता है। साइबर सिक्योरिटी और एआई लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल बताते हैं कि डेटा लीक होने का खतरा कुछ हद तक हो सकता है। जब आप चैट जीपीटी पर कोई सवाल या जानकारी डालते हैं तो वो डेटा कंपनी के सर्वर पर सेव हो जाती है। इससे कंपनी अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उस जानकारी का इस्तेमाल कर सकती है। अगर गलती से कोई जरूरी या निजी जानकारी जैसे किसी कंपनी का सीक्रेट या किसी ग्राहक की पर्सनल डिटेल्स डाल दी जाए तो वो गलत हाथों में भी जा सकती हैं, जिससे डेटा लीक या कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होने का खतरा रहता है। कभी कभी लोग गलती से ऐसी जानकारी भी डाल देते हैं जो गोपनीय होती है, जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या आधार नंबर। ये जानकारी अगर गलत जगह पहुंच जाए तो डेटा लीक, फ्रॉड या पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि चैट जीपीटी पर किस तरह की जानकारी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी शेयर ना करने वाली ये 5 जानकारियां आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, पर्सनल ईमेल, सोशल मीडिया के पासवर्ड या ओटीपी, बैंकिंग डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की जानकारी, आधार नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर, अपनी कंपनी की प्राइवेट डेटा, किसी दूसरे की पर्सनल डिटेल्स। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे और आप इसका सही फायदा उठा सके। चैट जीपीटी से बात करते वक्त ऐसा समझें कि आप किसी टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, इंसान से नहीं। इसीलिए कुछ बातें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए और कुछ सावधानियां हमेशा रखनी चाहिए। ये 5 बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी और नियम जरूर पढ़ें। सेटिंग्स में जाकर चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग बंद करें। जरूरी जानकारी को एक बार खुद भी फैक्ट चेक करें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही चैट जीपीटी इस्तेमाल करें। पॉपअप और अनजान ब्राउजर एक्सटेंशन से दूर रहें। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को सुरक्षित और जिम्मेदार एआई टूल बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसका मकसद है कि यूजर्स को मदद तो मिले, लेकिन उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा भी बनी रहे। सवाल यह है कि चैट जीपीटी को सुरक्षित कैसे बनाते हैं। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी नियम, कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम से, एक्सपर्ट द्वारा मॉडल की ट्रेनिंग से, यूजर कंट्रोल और सेटिंग से, लगातार सिक्योरिटी अपडेट और रिसर्च से। ओपन एआई लगातार रिसर्च करता है और नए सिक्योरिटी फीचर्स जोड़ता है। जैसे ही कोई खतरा सामने आता है उसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाता है ताकि यूजर्स को नुकसान ना हो। चैट जीपीटी एक उपयोगी और शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये इंसान नहीं, एक टेक्नोलॉजी है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सोच समझकर करें। संवेदनशील या गोपनीय जानकारी शेयर करने से बचें और सुरक्षा सेटिंग को समझकर उपयोग करें। अगर आप जिम्मेदारी से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए एक सुरक्षित, स्मार्ट और सहायक एआई साबित हो सकता है। Thank you.